नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट आशीष रावत। आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर बैठे हैं जिन्होंने रास्ते बनाए भी हैं, दिखाए भी हैं और उस रास्ते पे लेके भी गए हैं। जैसे कि जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, द लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। इन्हें 2 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है फार्मास्यूटिकल सेल्स में। हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है, दिल से लीडरशिप, टीम से टॉप तक। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच आशीष जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बुक सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट से आपकी जो ऑडियंस है उनको कुछ ना कुछ उनके ज्ञान में आज वर्धन होगा और कुछ अच्छी चीजें उनको सीखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सर। जैसे आपने एक किताब लिखी है दिल से लीडरशिप, इसके पीछे सर आपने एक कहानी लिखी हुई है कि एक लड़का गांव से शहर आया, ना 2 व्हीलर चलाना आता था, ना रास्ते पहचानता था। कई बार गिरा, कई बार डांट खाई, हर गलती से कुछ नया सीखा और आज वही लड़का अपनी टीम के बीच लीडर बन खड़ा है। तो ये जो कहानी है इससे मैं काफी रिलेट कर पाता हूं सर अपने आप को। जी, इस जर्नी के पीछे जो आज वो लड़का टीम लीडर बन के खड़ा है, जहां से वो गांव से आया था, इसका सफर आपने कैसे तय किया सर? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा कि आपने इस किताब को पूरा पढ़ा और इस पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन भी हो रहा था कि सर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो पूरी किताब पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नहीं सर, ये मैं बट आई नो यू आर अ बिग रीडर। दिस बुक इज सो फैंटास्टिक। जब मैं इसको पढ़ने बैठा तो मैं इसको खत्म करके ही उठा। जनरली ओपनली होता नहीं, क्योंकि मेरे पास समय का कम अभाव रहता है, लेकिन इस बुक को जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, एक तो ये काफी हैंडी है जी, इसको मैंने आधे घंटे में फिनिश कर लिया और बहुत इनसाइट्स है सर इसमें आपकी। तो आशीष जी, जो ये कहानी है, जैसे आप बोल रहे हो कि ये मैं खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ। ऐसे आप ही नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जी जिन्होंने किताब पढ़ी और उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि सर ये कहानी मेरी कहानी। और मैं सच कहूँ तो ये केवल मेरी कहानी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जी, जो गांव से शहर के लिए निकलते हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। ये उस स्ट्रगल की कहानी है, उन जिम्मेदारियों की कहानी है जी, जो अपने आप को प्रूव करके बड़ा बनना चाहती हैं। जी, उन लोगों की कहानी है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ करके बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। इसीलिए इसको हर कोई अपने आप से कोरिलेट करता है। तो ये सफ़र बहुत ही अद्भुत रहा है, बहुत मज़ा आया है। जो जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए गांव से शहर आना हर कोई जानता है कि बहुत मुश्किल होता है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं गांव में जहाँ पे आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ होता है, पैसे की कमी होती है। लेकिन जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जब आप अपने आप को, अपने कैपेबिलिटी और कैलिबर को बहुत बड़ा आंकते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ यही हुआ कि मैं अपनी कैपेबिलिटी को, कैलिबर को बड़ा समझता था और मैंने कोशिश करी कि उसको मैं कहीं जाकर के एक्सप्लोर कर पाऊँ और मैंने शहर का रास्ता चुना। बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, रास्ते अनजान थे, सीखा, समझा, डांट खाई, लेकिन उसी का नतीजा है कि आज आपके सामने मैं बैठा हूँ और एक किताब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि वो संघर्ष और आपका वो उस तरह की जो कठिनाइयाँ आपने, जिन कठिनाइयों से होते हुए आप गुजरे हैं, वही आपको एक सक्सेसफुल आदमी, या वही आपको एक मंजिल तक पहुँचा पाते हैं। जी, धन्यवाद सर। सर, आज का दौर एक वुका वर्ल्ड है। वुका इन द सेंस कि काफ़ी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी इस दुनिया में है। जैसे आपने कहा, कई सारी दिक्कतें आई, चुनौतियाँ आई। इस समय पे कहीं ना कहीं एक आम इंसान, हर मिडिल क्लास इंसान डरा हुआ है। आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं जी, सर्टेनिटी नहीं है, डर का माहौल है। तो इससे कैसे लड़ा जा सकता है या इसको कैसे फेस किया जा सकता है सर? देखिए, ये डर के बारे में तो मैं एक चीज कहूँगा कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया सर। डर नाम की अगर आपके अंदर कोई चीज बैठ गई है तो यकीन मानिए आप जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं बन सकते। डर को खत्म करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कैसे खत्म किया जा सकता है इस डर को सर? अब देखिए,
मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते हैं। जब मैं भी घर से निकला था तो डर का सबसे बड़ा सोर्स होता है सोचना। हाँ जी। जब आप बेशक। केवल सोचते हैं और करते नहीं है ना, तो तो आपके अंदर एक डर रहता है। गैप इन द एक्शन एंड प्लान। देयर इज गैप बिटवीन एक्शन एंड प्लान। यही डर है। यही डर है। लेकिन जैसे ही आप किसी काम को सोच रहे थे और आपने करना स्टार्ट कर दिया जी, आपका डर खत्म हो जाता है। आपको नए रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको डर अगर खत्म करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो एक्शन इज द ओनली की कि आप डरते हो, वो डर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप एक्शन लेते तो। डरना नहीं है, एक्शन लेना है। डरना नहीं है, एक्शन लेना है। ये एक काफी अच्छी सीख है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आज फार्मास्यूटिकल सेल्स की बात कर रहे हैं जी, और सेल्स इज नॉट पुशिंग द प्रोडक्ट्स, सेल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द ट्रस्ट। तो सर कुछ ऐसे गुण सिखाइए कि कोई अगर नया कैंडिडेट इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है एज ए मेडिकल रैप, तो उसे क्या क्या सीखना चाहिए सर? कैसे वो अपने आप को कैपेबल बनाए इस जॉब के? देखिए, मैं एक ही चीज बताऊंगा जी। बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जी। पहली चीज है मेहनत करनी। मेहनत करनी है। आप सब कुछ सीख जाओगे। हार्ड वर्क। क्योंकि जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो और खासकर जब आप फार्मास्यूटिकल जैसे प्रोफेशन में जाते हो तो आप बिल्कुल यंग होते हो। जी। यू आर 22, 23। यस, हाँ, लगभग आफ्टर ये आपकी एज ग्रेजुएशन। रहेगी। उस उम्र में अगर आपने शॉर्टकट मारने स्टार्ट कर दिए और आपने मेहनत करनी कम कर दी तो आप विनर नहीं बनोगे। तो यंग जो पीपल आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा बस मेहनत करिए। आप कैसी कंपनी में हैं, उसका कल्चर क्या है, उसमें कैसे वर्किंग होता है, उसको भूल जाइए। आप ये मान के चलिए कि आप कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। जी। और आप खुद को बड़ा बनाने के लिए इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए जितनी आपने आज तक मेहनत नहीं करी। इतना दम झोंकिए उसमें, मेहनत करिए, एक्सपीरियंस आपको खुद मिलेगा। क्या बात है सर। इसी के ऊपर कहा गया है कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब एक टैलेंटेड पर्सन हार्ड वर्क करना बंद कर देता है तो वो सक्सेस नहीं पा सकता। वेरी राइट। और एक हार्ड वर्किंग पर्सन टैलेंट भी पा लेता है क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग भी है। आप देखिए, जब आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, एक केमिस्ट से मिलते हैं, एक इंसान जो पूरे दिन में 2 डॉक्टर से मिलता है, 2 केमिस्ट से मिलता है, बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और एक इंसान जो पूरे दिन में 15 डॉक्टर मिलता है, 10 केमिस्ट करता है, उसका एक्सपीरियंस, उसने जो सराउंडिंग्स जो उसकी हो गई, उसकी सराउंडिंग्स होगी, या उसने जो ठोकरें खाई है, जब वो 15 जगह जाके ठोकर खाता है, 10 जगह केमिस्ट के पास जाके ठोकर खाता है, उसका एक्सपीरियंस अलग है जी। इंस्टेड ऑफ कोई आदमी घर बैठ करके कोई प्रोजेक्ट कर ले रहा है, कोई काम कर ले रहा है, या आप अपनी जॉब को सीरियसली नहीं कर रहे हो, सही से नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को, अपने आप को लिमिटाइज कर रहे हो। मैं यंग लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को लिमिटाइज मत करिए, आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। जी, धन्यवाद सर। एक मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो किताब है जिसका टाइटल ही है दिल से लीडरशिप जी, तो लीडरशिप के ऊपर तो हमने कई सारी किताब्स भी पढ़ी है, कई सारी डिफरेंट स्किल्स भी होती है लीडरशिप की, बट ये दिल से लीडरशिप एक टर्म बहुत यूनिक है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए आशीष जी, दिल से लीडरशिप दिल से निकली हुई कहानी है। कई बार काम करते करते प्रोफेशन में आप एक लीडरशिप रोल में होते हो, आप मैनेजर हो, आप रीजनल मैनेजर हो, तो काम करते करते ना आपको लोग एक रिपोर्ट्स की तरह दिखते हैं। आप उनकी रिपोर्ट्स देखने में बिलीव करते हो जी। नंबर की तरह दिखते हैं आपको टारगेट की तरह दिखते हैं कि अगर टारगेट पूरा हो रहा है तो बंदा अच्छा है, नहीं है तो खराब है। लेकिन उस टारगेट के पीछे का इंसान जो देखता है ना, वो दिल से काम करता है, वो दिल से लीडरशिप को जीता है। वही आपकी जो कहने वाली बात है कि लीडरशिप इट्स नॉट ए पोजीशन, एक नेतृत्व सिर्फ पद नहीं है। लीडरशिप एक कला है कि कैसे आप अपने कलीग्स को, अपने टीम्स को, कैसे आप टीम से टॉप तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, लीडरशिप इज नॉट अ रेस,
इट इज अ रिलेशनशिप एंड इट स्टार्ट फ्रॉम होम। इट स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि देखिए आशीष जी, एक बात मैं और ऐड करना जी चाहता हूँ सर। इसमें कि दिल और दिमाग का फर्क समझना जरूरी है। अगर आपको दिल से लीडरशिप, जी अगर दिल से लीडरशिप पढ़ोगे आप जी। और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको दिल और दिमाग का फर्क समझना जरूरी है। दिमाग बोलता है ये आदमी सेल नहीं कर पा रहा है, इसको फायर कर दो। दिल बोलता है समझो यार क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, कहीं फैमिली में कुछ इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ये दिल बोलता है जी। दिमाग बोलता है ये बंदा यार प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, काम का आदमी नहीं है, इसको पीछे रखो, प्रमोशन नहीं देना है, इसको प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। लेकिन दिल बोलता है कि यार ये बंदा क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको आगे बढ़ने के लिए और क्या दे सकते हैं और कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये दिल और दिमाग का फर्क है जी। और आपको दिल के साथ चल रहा है। मैं दिल के साथ चलता हूँ, लोग दिमाग के साथ चलते हैं। सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आके इतना अपने अनुभव का शेयर कर रहे हैं अपने साथ, अपने एक्सपीरियंस। लेकिन जो लोग, जैसे आपने कहा ये किताब पढ़ी है, ये पढ़ेंगे तभी अनुभव कर पाएंगे, लेकिन जनरली ये लोगों के अंदर होता है कि वो कंप्लेंट करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो सीख नहीं पा रहे हैं। कैसे वो अगर किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो उसके लिए एग्जाम की डेट आती है, लेकिन उनके पास तैयारी हो नहीं रही है। आप भी मानते हैं सर, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का टाइम शेड्यूल होता है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है, 9 बजे वो रिपोर्ट करता है फील्ड में, शाम के 9 बजे तक वो घर आ पाता है, और 9 बजे की तैयारी के लिए वो 8 बजे से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो कैसे वो एक टाइम निकाले अपने? आज जैसे आपने भी अलग अलग पदों पे काम किया है, आप पहले एक एरिया मैनेजर थे, फिर उससे लीडरों को भी आपने तैयार किया है, तो आपने कैसे टाइम निकाला? आपने तो किताब पढ़ने की बजाय किताब लिख भी दी हमारे लिए, तो ये कैसे आपने समय निकाला इस चीजों के लिए? देखिए आशीष जी, आप खुद फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन से हो। जी बिल्कुल सर। मैं आपसे पूछता हूँ जी, क्या आपके पास टाइम नहीं था सर जब आपने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करा? क्या आपके पास समय नहीं था? आपने एज एन एरिया मैनेजर करा, क्या आपके पास समय नहीं था? जी सर, समय सबके लिए वही बराबर होता है 24 घंटे का, हमें समय निकालना पड़ता है प्रायोरिटी को ढूंढ के। मैं इतना ऐड करूंगा जी, आप जब डॉक्टर की कॉल करने के लिए जाते हो, जी सर, 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे बाद कॉल होनी है डॉक्टर की। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है जी, उस समय पे अच्छे अब तरह बैठते हो यूटिलाइज यार, कर सकते गॉसिप्स हैं। करते हो, बातें करते हो, इधर उधर की कहानियां सुनाते हो। जी, क्या आप उस समय में कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो? जी, आप कोई किताब पढ़िए, आप कोई ऑडियो समरी सुनिए, जी, या आप किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपको, आपका मेंटर हो, आपको आगे ले जाए, गाइड कर सके। 2 घंटे, मैं बोलता हूँ 2 घंटे तो बहुत, मैं कम टाइम बता रहा हूँ। हमारी जो मार्केटिंग जो जॉब है, जो फील्ड है, इसमें डॉक्टर की जो चैम्बर है उसमें बहुत कम टाइम लगाते हैं हम लोग। ज्यादातर टाइम हमारा चाय की चुस्कियों में बीत जाता है, ज्यादातर टाइम हमारा गॉसिप्स में भी जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि हम लोग काम नहीं करते, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ना, जो हम ट्रैवल करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ट्रैवलिंग हो गया, इस काम में बहुत मैटर करती हैं सारी चीजें, ट्रैवलिंग हो गया। लेकिन मैं, जो ये लोग एक्सक्यूज देते हैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के एक्सक्यूज देते हैं तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं आशीष जी, तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। आप दिल्ली जैसे शहर में जब काम करते हैं तो मेट्रो सिटीज में, तो आप सुबह 8:30 से रात को 11 बजे, सुबह 8:30 बजे निकल रहे हो, 11 बजे घर पे निकल रहे हो, घर पहुंच रहे हो। मैं 11 बजे घर पे पहुंचने के बाद, डिनर करने के बाद घूमने निकलता हूँ। घूमने से आने के बाद मैं 15 से 20 मिनट पढ़ाई करता हूँ, कोई बुक पढ़ रहा हूँ। मैंने आज भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास पढ़ी जी, कुछ बुक पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जो मुझे मेंटली रिलीफ देता है, जो मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो टाइम सबके पास है। मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने मेट्रो से काम किया, मेट्रो में घूमा, मैंने ऑडियो समरीज इतनी सुनी है मेट्रो के अंदर, शायद कोई सुन पाया हो। शायद यही सब अनुभव जो आप एक किताब लिख पाए। डेफिनेटली वही, ये चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और आप, ये जो किताबें है ना, इनका जो ज्ञान है वो एक्शन में अपने आप कन्वर्ट होता है। आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ते रहो, आपका थॉट प्रोसेस उसी तरह से बन जाएगा, और एक समय आने के बाद वो आपके एक्शन में नजर आएंगी चीजें। यू बिकम द वे यू सराउंड योरसेल्फ। या वेरी राइट।
आप किताबों के आपकी बीच सही रहते जरूर हैं, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए आपके सराउंडिंग में आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ इस तरह के व्यक्तित्व नहीं है, इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है, तो आप अपने आप को घेर सकते हैं। कुछ सर जैसे जैसे ऑथर है, इन्होंने किताब लिखी है दिल से लीडरशिप, इनके अनुभव को जान सकते हैं उनकी किताब पढ़ के, या और किताबें हैं। शायर भी हैं जी आशीष सर। जी, उन्होंने ये लिखा भी है कि जो लोग पढ़ते हैं किताबें, जी। जो लोग पढ़ते हैं किताबों की रोशनी में, हम्म। उनके फैसले अंधेरों में भी साफ होते हैं। क्या बात है सर। तो ये ऐसे नहीं लिखा है, जी। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी चीज़। सर, पढ़ते हैं, काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, बट अब मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक काम कर रहा है, फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ इफ ही इज नॉट मीटिंग हिज टारगेट्स, वो टारगेट पूरा अचीव नहीं कर पा रहा है, देन इट मीन्स ही वाज कंप्लीटली फेलियर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आती है कि आप काम नहीं कर रहे, आपके काम करने के तरीकों में दिक्कत है या कुछ है, उससे उसको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उससे कोप अप करने के लिए ऐसी कौन सी आप चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि इससे हेल्प हो सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आशीष जी आपने, क्योंकि आजकल सेल की बात होती है, टारगेट्स की बात होती है, लेकिन उनके पीछे का जो प्रेशर होता है ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, इट इज नॉट अबाउट फार्मास्यूटिकल बट इन एनी फील्ड, एनी अदर फील्ड यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग सेल फील्ड, यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, देयर इज नथिंग लाइक के भाई क्या टूल है आपके पास प्रेशर को जज करने का, इतना प्रेशर किस आदमी को दे रहे हो, जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बताता हूँ जी। मैं अभी सीके बिरला में गया गुरुग्राम में, एंड आप सरप्राइज करोगे कि सीके बिरला जैसे हॉस्पिटल ने अपने एम्प्लॉइज के लिए जी एक स्पेशल मैनेजर रखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या बात है सर। रिलेशनशिप मैनेजर। आई वाज सरप्राइज कि ये क्या है। फिर मैंने उनसे क्वेरी कर, क्योंकि मैं क्यूरियस था कि भाई हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट हाउ दे आर रिड्यूसिंग द मेंटल स्ट्रेस। सो मैंने उससे बात करी, एक बंदा था वहाँ पे उनका, तो उन्होंने बोला कि सर, एम्प्लॉय था, तो उन्होंने बोला कि सर जैसे हम लोगों को कोई भी डिप्रेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक नंबर दे रखा उन्होंने, उस नंबर पे फ़ोन करो, वो नंबर से अगर आपको उस टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया तो आपको कॉल आएगी, लेकिन अगर आप फ़ोन उठाते तो वो आपके साथ काउंसलिंग करेगा, जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा, बात करेगा आपके साथ प्रॉपर्ली, आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो आपको बुलाएगा, फिर उन्होंने एक चैम्बर रखा हुआ है, उसमें बुलाएगा, वर्क से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, इवन घर की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो वहां पे। क्या बात है सर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट हाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग ऑन। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं जी। तो व्हाई नॉट इन सेल्स इंडस्ट्री, व्हाई नॉट इन फार्मास्यूटिकल जॉब है, इसमें तो होना ही चाहिए मेरे। टारगेट्स, प्रेशर्स हमेशा रहेगा, बढ़ के भी आएगा, लेकिन उसको संभालने के टूल्स बताओ, उसको संभालने की, ये भी अगर भाई आप काम कर रहे हो तो यू आर, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप कंपनी के एसेट्स हो। बिल्कुल जी। तो हमारे हिंदुस्तानी की कंपनी कब सोचेंगी कि प्रेशर अगर है तो उसको कैसे आदमी हैंडल करे, उसकी या तो तरकीबें बताए भाई कुछ जी, कुछ नया करो, इसके ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होना चाहिए। बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको प्रेशर तो रहने वाला है। टारगेट जब मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लास्ट तक रहोगे तो टारगेट का प्रेशर रहता है, आपके पास अचीवमेंट का प्रेशर रहता है। सर, इस टारगेट के प्रेशर में बहुत बार ये हो जाता है कि मैनेजर्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग, एडजस्टमेंट का सहारा लेते हैं। दे पुश अपॉन द सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी टू। सेकेंडरी तो कर रहे हैं। ये आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो जी। मैं जानता हूँ इससे काफ़ी एक प्रेशर बनेगा कि कैसे इस लूप से बाहर निकला जाए, क्योंकि जनरली जब ये शुरू हो जाता है ये सब काम, प्राइमरी पे जब आप फोकस करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिक है कि सेकेंडरी पे फिर फोकस कम हो जाएगा। व्हाट यू थिंक कि प्राइमरी पे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सेकेंडरी विल बी द प्रायोरिटी? देखिए जी, कंपनी का काम जो है ना वो प्राइमरी से चलता है। जो टारगेट्स होते हैं ना वो प्राइमरी के बेस पे होते हैं, सेकेंडरी के बेस पे बहुत कम कंपनी है जो देती है टारगेट्स जी। सो कंपनी का काम चलता है प्राइमरी से।
बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट कि सेकेंडरी ही एक्चुअल में बेस है आपका, उसी से आप कितने ऊपर जाओगे कितने नीचे जाओगे डिसाइड होगा। और जो लोग प्राइमरी पे फोकस करके फिर उसको डंप कर रहे हैं, उसमें फिर कैसे उसे लूप से बाहर आ जा सकता है? देखिए लूप से बाहर आने वाला यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं। वो चक्रव्यूह के बारे में सुना ना, अभिमन्यु जिसमें फंस गया था। हाँ 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 हाँ, अभिमन्यु गया वापस आया? जी जी नहीं आया। वो यही चक्रव्यूह है ये। हाँ हाँ, डंपिंग जिसको आप एडजस्टमेंट बोल सकते हो, जी जी, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। इसमें बहुत सारी कंपनियां फंस चुकी हैं और उन कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए बेचारे। वो काम भी करते हैं लेकिन कईयों को तो सारा पैसा लग जा रहा है। सर लेकिन कोई लोग फिर काम भी तो करना बंद कर देते हैं, ये भी आप मानते हैं क्या? काम चोरी का कल्चर डेवलप करती हैं ये सब चीजें। ये सब चीजें सही बात है। ये कंपनीज के जो एचओडीज हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो क्या उनको वो ये चीजें पता है क्या? जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, सब पता है उनको, उनकी नौकरी चल रही है क्योंकि मेडिकल रैप कर रहा है, नीचे एरिया मैनेजर कर रहा है, आरएसएम कर रहा है। तो जो ऊपर एचआर लोग बैठे हैं या जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो टारगेट्स क्या वो बोलते हैं कि हाँ पूरा करो भाई, पूरा करो, जैसे भी करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक्चुअल में वो आने वाली जनरेशन को इस इंडस्ट्री में आने से रोक रही है। क्योंकि अगर सबका कल्चर एक जैसा हो जाएगा ना, काम का कल्चर खत्म हो जाएगा, तो आप यंग जनरेशन को कुछ सिखा नहीं पा रहे हो। क्यों सीखेगा, क्यों करेगा जब उसकी सैलरी जा रही है? वो काम नहीं करेगा, इसलिए घर बैठ जाता है। और मैं आज उन यंग जनरेशन लोगों से, यंग लोगों से, फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया में से बोलना चाहूँगा कि भैया ठीक है, कल्चर जो भी है उसको सुधारने में टाइम लगता है, लेकिन याद रखिए आप अपने व्यक्तित्व को खराब मत करिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को खराब मत करिए। आप घर पे मत बैठिए, जाइए, भिड़िए लोगों से। मार्केट में जितने लोगों से मिलोगे उतना आपका कैलिबर बनेगा, उतना आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है आशीष जी। या तो इसके लिए फिर एक जो विचार मेरे माइंड में अभी आ रहा है वो यही है कि अगर लीडर इसको अपोज करे, सच्चाई बोले, और बहुत सारे लोग सच्चाई बोल नहीं पाते, कुछ लोग हिम्मत कर पाते हैं। वो किसी शायर ने कहा भी है कि सच बोलना अगर बगावत है जी, तो मैं सबसे बड़ा बागी हूँ। तो वो बागी बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाओगे। बट हकीकत ये है, रियलिटी है कि आने वाले समय में आपको लोग नहीं मिलेंगे ईमानदारी से काम करने वाले, क्योंकि उनको दिख रहा है कि चक्कर कैसा चल रहा है और उसका पोटेंशियल यूज हो ही नहीं पा रहा है। उसका पोटेंशियल यूज में आ ही नहीं पा रहा है। जी जी। तो जनरली जब ये सब चीज़ें हो रही होती है तो मेरे हिसाब से एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसी को साहसी बनने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका लीडर एक ऐसा हो जो आपको एक अच्छा पाथ दिखा सके, लेकिन उसके ऊपर भी कई हायरार्की होती है जिसकी वजह से आपका लीडर भी प्रेशर में आके नहीं आपका सपोर्ट करे। लेकिन अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस समय साहस कदम दिखाते हुए ये चीज़ें जब मना कर सकता है, क्योंकि उसमें मना करने के लिए एक पावर है क्या कि उसके पास टाइम है, ही इज इन यंग एज, ही कैन स्विच द कंपनी, ही कैन गो टू सम अदर बेटर अपॉर्चुनिटी। वो कर रहे हैं। आज देखो आप इंडस्ट्री का रिटेंशन रेट कितना है। ये एट्रिशन इसी वजह से बढ़ता है। अगर किसी कंपनी का एट्रिशन रेट जाता है दैट मींस समथिंग इज गोइंग वेरी फ्लैशी। वो लोग सीखते हैं वहाँ पे, कुछ टाइम के लिए सीख लेते हैं, 6 महीने, फिर कहीं और जंप मार लेते हैं, कहीं और जंप मार लेते हैं, कहीं और जंप मार लेते हैं। इस तरह से काम चल रहा है। क्या सर कब तक ये जो स्विच कर रहे हैं लोग, ये तो मेरे ख्याल से एक कल्चरल प्रॉब्लम भी नहीं है कि जैसे आजकल जेनजी जो वर्कफोर्स आ रखी है, दे डोंट टेक लोड ऑफ एनीथिंग। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रखा था जिसमें द गर्ल वाज सेइंग कि मैं तो सिर्फ घूमने के लिए कमाती हूँ और अगर मैं घूम ही नहीं पा रही हूँ देयर इज नो सेंस टू मेक मनी, मेरे को जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हर पेरेंट्स आर टेकिंग गुड केयर ऑफ हर, ही जस्ट अर्न टू ट्रैवल। तो सर ऐसी जनजी कल्चर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बार बार स्विच कर रहे हैं, बार बार, मतलब ये लीडर्स को प्रॉब्लम आती है कि कैसे रिटेन करना चाहिए? उनका कल्चर ही ऐसा हो गया कि हर 2 साल में सीख लिया, चलो फाइंड द अदर अपॉर्चुनिटी। इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए अजीत जी, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन उठाया आपने, और मैं बोलूँगा दिल से लीडरशिप बुक पढ़िए। हाँ हाँ, आप सब समझ जाएंगे जी, आपके लोग आपके साथ कैसे रह पाते हैं। फिर भी एक आध 2 टिप्स सर। मैं बुक से ही कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने दिल से लीडरशिप में लिखा हुआ है, वो कहता 4-5 पॉइंट दिए हैं कि लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं और लोग
आपके साथ कैसे रहेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट तो यही है कि आप लोगों को समझें, उनकी साइकोलॉजी को जानें जी। कौन सा इंसान किस तरह का है और उससे किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। बगीचे में भांति भांति के फूल हैं जी, ठीक है, कुछ फूल ज़्यादा महक देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं जल्दी। तो जो माली है, मतलब जो लीडर है, उसको देखना है कि ये फूल कितने टाइम में मुरझा जाता है जी, और इसकी खुशबू कितनी रहती है जी। तो पहले आप साइकोलॉजी को जानिए लोगों की जी, तभी आप लोगों को डील कर पाओगे और उनको उसी तरह से गाइडेंस दे पाओगे। आप एक ही तरह से हर किसी को नहीं हाँक सकते। दूसरी बात, कंपैरिजन करने से बचिए। व्हेन यू आर कंपेयरिंग एनीबडी, दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो, आप एक कलीग का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो, इसने सेल कर दी तुम नहीं कर पा रहे हो, उसके सामने उसको डांट रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन ना उस इंसान को भी विलेन बनाता है जिसके साथ आपने उसका कंपैरिजन करा, और आप तो विलेन हो। तो मैं बोलता हूँ कि कंपैरिजन मत करिए, कंपेयर मत करिए, आप चीज़ों को समझिए और ये देखिए कि उसका पोटेंशियल क्या है, उस पोटेंशियल को अप करिए। आप वो लैग कहाँ कर रहा है उसको ऊपर लाने की कोशिश करिए। केवल उसको बोलने से, कंपैरिजन करने से और उसकी वीकनेस पे काम ना करने से आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे। आपको आपकी बीवी घर पे कंपैरिजन करे पड़ोस वाले शर्मा जी से, कैसा लगेगा आपको? बहुत बहुत आप उसको बोल दोगे, आप बोल दोगे कि शर्मा जी के यहाँ चले जाओ रहने के लिए। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं जी। तो पहली चीज होगी कि साइकोलॉजी को समझें, दूसरी चीज होगी कि कंपैरिजन से बचें, और तीसरी चीज मुझे लगता है कि आपको ना पार्टिसिपेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। हर आदमी को ये लगना चाहिए कि आप इस टीम के बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो। आपसे पूछ करके ही आपके लीडर डिसीजन लेते हैं, ये उसको फीलिंग आनी चाहिए। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, अच्छा हो गया, अच्छा सर ये करना है, हाँ कर देंगे, सर हो गया समझो, कोई नहीं बोलता सर टीम से पूछ लेता हूँ। बहुत ही कम लोग हैं। तो वो वाला कल्चर से लोग आपके साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे जी। तो मैं तो आशीष जी क्या करता था, जब मैं एज अ लीडर काम करता था, तो आज भी जब कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी टीम का हर एक सबसे लास्ट लाइन में खड़ा हुआ सदस्य भी ना, उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है ना, वो पूछूंगा। कई बार मेरे मैनेजर मेरे को बोलते थे सर उससे क्या पूछोगे, उसको आता तो कुछ नहीं। मैं बोलता था उसको आता तो कुछ है नहीं, ये उसकी कमी नहीं है, मेरी और तुम्हारी कमी। आज के टाइम पे उसको कुछ आता नहीं, इट इज ओके, बट आगे भी उसको ना आता रहे, इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल हम ही रिस्पॉन्सिबल है। और मैं उससे नहीं पूछूंगा यार, क्यों नहीं पूछूंगा मैं उस इंसान से, इंसान नहीं है। जब पूछोगे तो देन ओनली ही कैन इम्प्रूव, है ना। हमें हमारी, मैं बता रहा हूँ, मेरी टीम से बहुत कोई गया ही नहीं, छोड़ के नहीं जाते लोग, क्योंकि वो सीख रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बहुत टफ जर्नी है, और एक लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारे कांटों से गुजर के जाना पड़ेगा। जी जी। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो है रैपिड फायर। सर ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल सेल्स इन वन वर्ड। लगे रहो मुन्ना भाई। A habit that makes a great leader. Empathy. Kindness. Okay. A book that every pharma professional must read. दिल से लीडरशिप। दिल से लीडरशिप, टीम से टॉप तक। एक और साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेन ट्रेसी। ओके। सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र, अपग्रेड yourself every day. Okay, great sir. And lastly, adjustment in sales. करियर खत्म। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आज आपने जो हमें इंसाइट्स दी हैं अपनी जर्नी को लेके, एक फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो चुनौतियां आती हैं उनके बारे में आपने खुल के हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप हमें जो सुन रहे हैं,
अगर आपके ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें फार्मास्यूटिकल सेल्स के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो उन पे कृपया इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।